नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश में युवाओं के रोजगार पर बड़ा साइड इफेक्ट हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन शुरू होने से लेकर अब तक प्रदेश में करीब 15 लाख युवाओं की नौकरियां जा चुकी। यह खुलासा और किसी ने नहीं बल्कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश युवा आयोग ने किया है। आयोग का यह दावा है कि अभी सर्वे जारी है, ऐसे में आंकड़ा और बढ़ने के आसार हैं। बेरोजगारी के आंकड़े सामने आने के बाद कांग्रेस जरूर सरकार पर हमलावर है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि फिलहाल आंकड़ों पर बात करने का यह वक्त नहीं है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। एमपी में लॉकडाउन का साइड इफेक्ट। कोरोना महामारी से बढ़ी बेरोजगारी। दो महीने में गई 15 लाख नौकरियां। कोरोना काल में पिछले 2 महीने से देश दुनिया में लोगों की नौकरियां जाने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन कहां कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, इसका पहला डाटा मध्य प्रदेश में तैयार हुआ है। मध्य प्रदेश युवा आयोग ने लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए युवाओं का सर्वे कराया है। जिला स्तर में हुए सर्वे में प्रथम आकलन में करीब 15 लाख युवाओं के बेरोजगार होने का दावा है। आयोग के मुताबिक ट्रेवल और टूरिज्म क्षेत्र में सबसे अधिक नौकरियां गई हैं। वहीं कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर के कर्मचारियों को भी झटका लगा है। अभी आंकड़ों के आधार पर जो हमारा सर्वे चल रहा है, जिससे हमारी आंखें चौंधिया गई हैं, हमारे जमीन सरक गई। इतना बड़ा आंकड़ा बेरोजगारी का देख के मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये लगभग मध्य प्रदेश का आंकड़ा 12 से 15 लाख। मैं कहता हूं कि ये तो हमने अभी प्राइमरी फेज पे कराया है। जब इसको हम आंकड़ों के आधार पर लेके जाएंगे तो ये और अधिक, कम से कम 20 से 25 लाख नौजवान ऐसे हैं जो बेरोजगारी के कगार पर आए। हालांकि आयोग ने फिलहाल सैंपलिंग की प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन आयोग का कहना है कि सर्वे पूरा होते ही डाटा और पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक की जाएगी। आयोग ने सरकार से बेरोजगार हुए युवाओं को 5 से 7 हजार रुपए प्रतिमाह देने की भी सिफारिश की है। इधर आयोग के सर्वे के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। विपक्ष का कहना है कि अब साफ हो गया है कि प्रदेश में मंदी आने के बाद बेरोजगारी भी बढ़ी है और ये जनता के सामने ना आए, इसलिए सरकार मैनेज करने में जुटी हुई है। युवा आयोग का ये सर्वे भी पूरा नहीं हुआ है। 12-15 लाख नहीं और इससे बहुत ज़्यादा युवा बेरोजगार होंगे। लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के बाद छोटा गरीब मजदूर से लेके अच्छी नौकरी वाले, इंडस्ट्रीज़ की नौकरी वाले, इन सबको नौकरी से निकाल दिया गया है। और बेरोजगारी और मंदी आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मध्य प्रदेश युवा आयोग के सर्वे और कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि ऐसे आंकड़े किसी एक प्रदेश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ही हैं। प्रदेश और केंद्र सरकार इस चुनौती से उभरने के प्रयास में जुटी हुई है। मुझे लगता है कि आंकड़े पूरे दुनिया के ऐसे ही है, इसलिए अलग से आंकड़ों पर बात नहीं करनी चाहिए, समग्रता में देखना चाहिए। ये चुनौती का समय है। इस चुनौती के समय से निकलने के बाद हम फिर से अपने तेज़ रफ्तार को पकड़ेंगे और ये सारे आंकड़े जो कमियां हैं इनकी पूर्ति होगी। जाहिर है आयोग के सर्वे से सरकार भी इत्तेफाक रख रही है, लेकिन सरकार फिलहाल बेरोजगार हो चुके युवाओं को तुरंत रोजगार देने के लिए कोई सटीक रास्ता नहीं तलाश पा रही है। इधर आयोग का ये भी दावा है कि सर्वे पूरा होने पर बेरोजगार हुए युवाओं का आंकड़ा और अधिक बढ़ेगा और ऐसे युवाओं को दोबारा रोजगार मुहैया कराने के लिए आयोग पुख्ता सलाह के साथ सरकार को सिफारिश भेजेगा। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो वैसे तो चुनावी मौसम आने के बाद में हर एक आंकड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और यहां होने वाले उपचुनाव, मंत्रिमंडल विस्तार, राज्यसभा चुनाव, इन सब के बीच में प्रतिदिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं। लेकिन इस वैश्विक संकट का पूरे दुनिया, देश और प्रदेश पर जो असर है वो किसी से छिपा नहीं है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जो आंकड़े हैं वो केवल हमारी अपनी चिंता नहीं है बल्कि वैश्विक चिंता है, बाद में तेज रफ्तार से काम करेंगे।
जो विपक्ष है वो ये कहता है कि ये आंकड़े आईना दिखाने के लिए काफी हैं कि जो आप कहते हैं, जो आप दावा करते हैं, उसके उलट क्या स्थितियां हैं। हमारे साथ एक पूरा पैनल है, सीधे उसका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कुणाल चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के युवा ऊर्जावान विधायक हैं। राहुल कोठारी जी हैं, मुखर वक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अमित शर्मा जी हैं, सदस्य हैं युवा आयोग के। सबसे पहले चूंकि हम जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो युवा आयोग के सदस्य अमित शर्मा जी जुड़े हैं। अमित जी से आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमित जी, किस तरफ इशारा है? वैश्विक संकट है, उस वजह से ही प्रदेश में ये हालात हैं, या प्रदेश के इन हालातों के लिए आप किन्हीं और फैक्टर को भी जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देश आज कोरोना संकट से जूझ रहा है, लगातार मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश जूझ रहा है, मध्य प्रदेश जूझ रहा है, हमारा भोपाल शहर और तमाम वो तहसील तक, अब तो वो गांव स्तर तक की लकीरें जो हैं वहां तक भी वो गांव भी सफर कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हालात आज कोरोना संकट के बाद, आज 60 दिन के बाद जब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने जो लॉकडाउन को खोला है और जिस तरीके से रियायत दी है, उसके बाद लगातार ये कोरोना और अपने कदम बढ़ाता जा रहा है। इस बीच जो आर्थिक संकट से परिवार अब 60 दिन बाद जब घर से बाहर निकला है, तो वो आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। आर्थिक संकट से नौजवान, मजदूर, किसान और कहीं ना कहीं जो व्यावसायिक महिलाएं हैं वो, और हमारे अनेक नौजवान ऐसे साथी जो व्यावसायिक संकट से जूझ रहे हैं, जिनके यहाँ कमाने वाला घर में 1 व्यक्ति है और खाने वाले 4 से 5 व्यक्ति हैं, अपने पूरे परिवार का पालन पोषण है। एक तरफ जो विदेशों में रहने वाले लोग थे वो आज हिंदुस्तान आ गए। आज जो बंबई में रहने वाला व्यक्ति था वो अपने मध्य प्रदेश लौट आया, वो अपने छिंदवाड़ा लौट आया, भोपाल लौट आया, विदिशा लौट आया, अपने गृह जिले लौट के आ गया। अब उसको जाने की स्थिति नहीं बन रही। आज कई एनजीओ से ऐसा हमने संपर्क किया है, एनजीओ के माध्यम से, कुछ गैर राजनीतिक संगठनों से, कुछ वहां के प्रतिनिधियों से। ये कोई कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये एक युवा आयोग निष्पक्ष लोगों से बातचीत करना चाहता है, क्योंकि सत्ता दल अपनी बात को स्वीकारेगा नहीं कि इतने लोग बेरोजगारी के कगार पर आ गए। नहीं, मेरा पॉइंट ये है, विपक्ष है वो इस बात को हमेशा अग्रेसिव करेगा कि इतने पॉइंट्स को डिस्कस करने का ही वक्त होता है। आपकी बातों से 100% कोई सहमत हो असहमत हो वो अपना पॉइंट रख सकता। बड़ी बात ये कि क्या प्रदेश में जिस हालात से प्रदेश गुजरा है इस वैश्विक संकट के दौर में, क्या स्थितियों को खराब करने या स्थितियों को संभालने की दिशा में जो प्रयास हुए हैं, जो दोनों तरफ के दावे हैं, उनमें आप क्या और किस तरह की स्थिति पाते हैं? क्या प्रदेश के हालात बाकी जगहों से और बदतर दिखते हैं और हो सकते हैं क्योंकि कोई प्रयास नहीं दिख रहा? जो आपने बात की उसमें एक बात और जोड़ दूं, जहां से मजदूर आए थे अब वहीं पर मजदूर जो लौटने के लिए मजबूर हैं। 2 जिलों की तस्वीरें तो आज ही हमने दिखाई हैं कि कैसे गुजरात वापस लौट रहे हैं, कैसे महाराष्ट्र वापस लौट रहे हैं, क्योंकि यहाँ दावे हैं, यहाँ काम नहीं मिल रहा, वापस उनको वहां जाना पड़ रहा है। निश्चित तौर पे जो मजदूर वहां से परेशानी उठाकर पैदल चलकर जो अपने गृह जिले पहुंच गए, आज वो वापस परिस्थिति जो बेरोजगारी की कगार को देखते हुए वो दोबारा अपने गृह जिले को वापस अपने रोजगार की तरफ जाने को तैयार है। लेकिन मध्य प्रदेश के हालात ये हैं कि आज जो अगर किसी भी छोटे व्यवसायी से हमारी बात हुई तो भोपाल शहर के सटा हुआ मंडीदीप क्षेत्र है, हमारी एक व्यवसायी से बात हुई जिसके यहाँ 100 कर्मचारी काम करते थे। आज वो अगर 100 कर्मचारी में से सिर्फ मात्र 20 कर्मचारी लौटने को भी तैयार है, लेकिन 80 अभी भी आने को तैयार नहीं है। लेकिन उसके बाद वो अपना व्यवसायिक परिस्थितियों से अपने परिवार को जूझ रहे हैं। दूसरी बात, हमने छोटे ठेले वालों से बात करी है, हमने टूरिज्म जो लगातार मध्य प्रदेश में एक बड़ा कदम रखता था, बड़ा रोजगार देता था, उन लोगों से भी बात करी है। जो लगातार टूरिज्म खत्म हो चुका है, छोटे व्यवसाय खत्म हो चुके हैं। एक दुकान में अगर 5 व्यक्ति काम करते थे तो सिर्फ 1 व्यक्ति लौट रहा है, आज 4 व्यक्ति नहीं है, और अगर लौट भी रहे तो वो दुकानदार मैं सीधे पूछता हूं, इन परिस्थितियों के लिए पार्टियां अपने मुताबिक सहूलियत से बातें करती हैं। आपके मुताबिक कौन ज्यादा जिम्मेदार है? केंद्र की सरकार जहां से निर्देश आ रहे हैं संक्रमण के काल में हर तरह के, या राज्य की सरकारें जिनको ज्यादा इंतजाम करने के लिए कहा है केंद्र ने? कौन ज्यादा जिम्मेदार है? देखिए,
केंद्र की सरकार ने अगर 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है राज्य की सरकारों को और पूरे देश को, तो वो नौजवानों को भी दिया है। हमारी एक ही मांग है केंद्र की सरकार से और राज्य की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हो पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ठीक है, कि जो नौजवान आज बेरोजगारी की दर पर भटक चुका है, जो अपने परिवार को पालन पोषण में अक्षम महसूस कर रहा है, वो कोई गलत कदम ना उठाए। इसीलिए उसको आर्थिक पैकेज के माध्यम से उसके खाते में 5 से 10 हजार रुपए प्रति बेरोजगार व्यक्ति को डालना चाहिए, जिससे उसका मनोबल कम ना हो सके। ठीक है, चलिए क्योंकि आपका अभी इस पॉइंट क्लियर महामारी से है। भी और इस आर्थिक संकट से उभरने के लिए चौधरी कम जी से के कम पास साल जाता भर हूं। लगेगा। कुणाल जी, क्या कहेंगे आप? ये परिस्थितियां हैं, ये आंकड़े हैं और ये काफी हद तक सच्चाई के करीब हैं, क्योंकि जमीन पर दिखाई भी पड़ता है। मजदूरों की बात मैंने कह दी कि कैसे वो वापस लौटने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास में कोई विकल्प नहीं है, खासतौर पर तब जब स्थानीय स्तर पर दावे हैं। 5 लाख मजदूर हैं तो केवल कुछ 5,000 की काम करने की व्यवस्था है। ये जिलों के आंकड़े बता रहे हैं। कौन जिम्मेदार है और क्यों जिम्मेदार है? देखिए, मैं बहुत अच्छी बात युवा आयोग ने उठाई। लगातार हम इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं कि जिस कोरोना के संकट के अंदर जो बेरोजगारी की दर बढ़ी है, और खास तौर पे मध्य प्रदेश अगर जिसमें 7 पे था तो 1.2 पे आ चुका है बेरोजगारी के अंदर, तो बहुत ज्यादा मतलब स्थितियां और परिस्थितियां खराब हुई है। और इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए, हमें बाजार को सुधारने के लिए निचले स्तर पे हमें राहत देने की जरूरत है। नगद कैसे हम लोगों तक पहुंचा पाए, कैसे पैसों को नगद पहुंचा पाए, इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी भी लगातार सरकारों पर दबाव बना रही, क्योंकि जनता का काम है कि कैसे जनता की बात को विपक्ष अपनी ताकत से रखते हुए सरकारों तक पहुंचा। सरकार को इसके लिए वो करे प्रेस की कहीं ना कहीं जनता को राहत क्या चाहिए। जो बात कही मैं पूरी तरीके से उनसे सहमत हूं कि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर हालत खराब है। और मध्य प्रदेश में खास तौर पर मैं इसलिए बात करूंगा कि पिछले 15-16 साल देखे तो सिर्फ 1 साल कांग्रेस की छोड़ के टोटल समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही या शिवराज जी रहे, और इन्हीं के समय इतना पलायन मध्य प्रदेश से हुआ कि आज वो पलायन करता है जैसे तैसे, जिन परिस्थितियों में आए बातें करना और बड़ी बड़ी बातें करना, क्योंकि लोगों को राहत कई सरकारों ने, जैसे राजस्थान की सरकार ने 3 महीने के बिजली के बिल लोगों को वहां पे राहत के काम में दिए हैं, 3 महीने के बिजली पानी अलग अलग बिलों में छूट दी है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसान न्याय योजना चालू करी, जिसमें किसानों को 7,500 रुपए दिए, ताकि इन परिस्थितियों से जूझते हुए वो लोग कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा तो वो दुकानें चलाएंगे, मार्केट चलेगा, तो कहीं ना कहीं वहां पे जिन चिंताओं को अमित जी कर रहे हैं, वो मतलब हमारे सदस्य जी कर रहे हैं, चलिए, तो कांग्रेस पार्टी भी यही मांग करती है कि कैश जो है वो जाना चाहिए। अगर कैश जाएगा, लिक्विडिटी आएगी, तब बाजार भी उठ पाएंगे। राहुल कोठारी साहब, आपकी राय? जी, बिल्कुल स्पष्ट है। हम बात देखिए, राय की बात आप कर रहे हैं, लेकिन राय से पहले मैं आपसे 2 बातें रखना चाहूंगा। पहली बात, आपने एक प्रयोग किया, अपने उपयोग किया एक शब्द संवैधानिक आयोग। युवा आयोग कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जब इसको बनाया था तो ये संवैधानिक आयोग नहीं था। इसको अगर संवैधानिक आयोग कोई बता रहा है तो पूरी तरीके से गलत है। दूसरी तरफ से ये जिस तरह से आयोग भी युवाओं का जमावड़ा बनकर रह गया है, आज निश्चित रूप से हाईकोर्ट से स्टे लेकर ये लोग बैठ गए हैं, लेकिन जिस तरह से बिना विज्ञापन के, बिना आवेदन के, बिना इंटरव्यू के इनके सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं, निश्चित रूप से कोर्ट से पूरा मामला धराशायी आने वाले राहुल जी, कोर्ट का अपमान, राहुल जी ये कोर्ट का अपमान कर रहे हैं आप। अरे देखिए, मैं तो कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोर्ट का अपमान कर रहे हैं आप। वो जमावड़ा आपने जिस तरह से आयोग के युवाओं का बनाया है, मैं उसको चैलेंज करूंगा, मैं स्वयं चैलेंज करूंगा। पहले आप मेरा जवाब सुन लीजिए कुणाल जी, मैंने आपको गंभीरता से सुना है। नहीं, एक बात राहुल जी, आप भी एक युवा है, नहीं चैलेंज करना चाहिए। आप कमलनाथ जी की तरह कम से कम मेरी बात सुनिए कि जिस तरह से 15 महीने की सरकार में आप लोगों की नियुक्तियां नहीं हुई, आखिरी के 15 घंटे में कागज पत्र पे आपकी नियुक्तियां कर दी गई, ये पूरी तरीके से गलत बात थी। इसको तो हम उजागर करेंगे, लेकिन अभी बड़ा गंभीर विषय जो है IBC 20। अरे आपको जनता को क्या देना, उस पे बात चल रही है, राहत की बात चल रही है। राहत, बिल्कुल राहुल जी, राहत की बात करो, राहत देना है नहीं देना है। अमित शर्मा जी ने किस माध्यम से ये सैंपलिंग कराई है, किस फंड से इस सैंपलिंग को कराया गया है और किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया की गई है, निश्चित रूप से अपने आप में ये प्रक्रिया जो है किसी भी तरह से प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। हमारा आपसे आग्रह है कि मजदूरों को, चलिए, मैं पहले इसीलिए मैंने आपसे राय पूछा। राहुल कोठारी साहब, क्या आप इस रिपोर्ट को ही खारिज करते हैं? अगर करते हैं या भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट को खारिज करती है तो स्पष्टता से कह दे। लेकिन वो मजदूर, एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा, राजनीति से अलग हट के,
जिन मजदूरों के ऊपर इतनी हाय तौबा मची थी राहुल कोठारी जी, हमने चर्चा की है, हमने सोशल प्लेटफॉर्म पर भी उसकी चिंता और चर्चा की, आप भी थे उसमें, कुणाल जी भी थे उसमें, अलग अलग दिनों पर हमने अलग अलग मीडियम्स के ऊपर बातचीत की। आपको याद होगा, अभी उसको 1 महीना भी नहीं बीता है, आज झाबुआ से हजारों मजदूर जो हैं वापस लौट रहे हैं गुजरात की तरफ, कई सारे महाराष्ट्र की तरफ लौट रहे हैं। एक तरफ दावे स्थानीय विधायक ने, वहां के जितने जनप्रतिनिधि हैं, सबसे हमारे सहयोगियों ने पूछा, वो सब कहते हैं कि यहाँ पर भरपूर रोजगार है। जब मजदूरों से कहते हैं साहब कि यहाँ मजदूरी कम है और रोजगार नहीं है, ये रियलिटी है। चलिए आंकड़ों को आप झुटला दें, संस्था को आप झुटला दें, लेकिन ये तो रियलिटी है ना, लोग कह रहे हैं, और इसका इंतजाम कौन करेगा? देखिए, आपको मालूम है कि लगातार सरकार मजदूरों के मामले में बेहतर तरीके से काम कर रही है। जो रिवर्स माइग्रेशन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, उसमें लोगों को किस तरीके से व्यवस्थित लाएंगे, उनको भोजन कैसे कराएंगे, उनका प्रयोग किस तरीके से करेंगे, यहाँ तक कि जो दूसरे राज्यों के मजदूर हमारे यहाँ से क्रॉस हुए, उनकी भी चिंता हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी। लेकिन ये लोग पूरे विषय में युवा और मजदूर को मिक्स करके जो है कांग्रेस पार्टी राजनीति ना करे। 24 उपचुनाव इनको सामने दिख रहे हैं, इसलिए लगातार राजनीति ये लोग कर रहे हैं। आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में जिस पैटर्न पे काम किया जा रहा है, उद्योगों की हम बात करें, मनरेगा की बात करें, हर व्यक्ति का रोजगार सुरक्षित रहे, उसको 2 जून की रोटी मिले, इसका प्रबंध सरकार ने किया है। लेकिन ये बात स्वाभाविक है, जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था उसमें कई जगह से वापस लोगों को बुलाया जा रहा है, लोगों का जाना स्वाभाविक बनता है। कई लोग मध्य प्रदेश में भी बाहर से आएंगे, कुछ लोग मध्य प्रदेश से जाएंगे। नहीं, बड़ी बात यह कि वो तो जाएंगे, राहुल कोठारी साहब वो तो जाएंगे, लेकिन जब वो आ रहे थे और जब उस पर सवाल पूछे जा रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि अब हम एक डेटा जुटा रहे हैं और ये डेटा मदद करेगा हमको इन मजदूरों की वापसी के वक्त, उनकी संस्थाएं, उनके ठेकेदार, वो जहां काम करने जा रहे हैं, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जब सरकारें परेशान होती हैं तो कम से कम अगर कोई आपदा रहे तो उनकी व्यवस्था करें। जब उन्हें लौटना था तो वो पैदल लौटे, आप सरकारें परेशान हुई, स्वयंसेवी संगठन परेशान हुए, सबसे ज्यादा मजदूर जो है वो पैदल चला, कईयों की इसमें जान गई, कईयों के पैरों में छाले पड़े। लेकिन आज जब उनको आवश्यकता है तो बसों में बिठाकर वापस ले जा रहे हैं, जबकि ना संक्रमण के हालात पहले से काबू हुए हैं और ना ही हम ये कह सकते हैं कि आपदा टल गई। और वो दावे जो आप कह रहे हैं कि यहाँ सारे काम हम दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, उन्हें भी वो मजदूर जाते आते ये कह के जा रहे हैं कि ये नहीं है साहब जमीन पर। सवाल उस पर मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए आपका सवाल वाजिब है, लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, जनसंख्या का राज्य है, इतनी बड़ा हमारी ज्योग्राफिकल एरिया है, और ये इसीलिए तो 100% मजदूरों को हम काम दे रहे हैं। इस पर सवाल उठा रहा हूं कि हम कह रहे हैं 100% मजदूरों को कैसे दे सकते हैं। देखिए, सरकार ने, केंद्र सरकार ने जब इस बात की घोषणा की थी कि 3 महीने का राशन दिया जाएगा, तो ये बात स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जब 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है, उसमें मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, मध्य प्रदेश के उद्योगों को जो एनर्जी ऑक्सीजन मिल रही है, उसके तहत कहीं ना कहीं एक इंतजार होता है। और हमारे यहाँ उद्योग जब पुनर्जीवित होंगे, उनको उस तरह की स्किल की आवश्यकता होगी, इसकी हम मैपिंग हमने चालू कर दी है। ठीक है, कई बार ये होता है कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आप तीनों से चर्चा करूंगा। चलिए अमित शर्मा जी से शुरुआत करते हैं। अमित शर्मा जी, पहले तो आप उन आरोपों का जवाब दे दें जो राहुल कोठारी जी ने लगाया है। नियुक्ति पर भी सवाल है, सर्वे पर भी सवाल है। देखिए पुनीत जी, मैं सबसे पहले बता दूं कि चूंकि सरकार ने हमें मनोनीत किया था युवा आयोग का सदस्य, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हटा दिया गया। हम हाई कोर्ट की शरण में गए, शरण ने और हाई कोर्ट ने उस बात को स्टे दे दिया। मैं उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी मुद्दा बेरोजगारी और जो आर्थिक मदद नौजवान मजदूर किसानों को दी जा सकती है। राहुल जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी अध्यक्ष जी, मैं राहुल जी, मैं आपको बता दूं कि संविधान में, राहुल जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बड़ी गंभीरता से बात सुन रहा था। तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो आपने बनाए थे, जरा पूछ लीजिएगा आपकी शिवराज जी की सरकार से और किसी विद्वान व्यक्ति से या आपके एडवोकेट जनरल साहब से कि वो उनका क्या चयन हुआ था कि उन्हें मनोनीत किया गया था। आप इसकी जानकारी ले लें। आप बहरहाल देखिए, हम विषय से मत भटकिए, विषय से मत भटकिए। इस समय राजनीति का विषय नहीं है। निश्चित तौर पे हम कोर्ट में हैं, कोर्ट में एक वकील करके हमारे खिलाफ
आप भी खड़े हो जाइए, आपकी सरकार तो खड़ी है, उसका भी समय नहीं है, हम उस बात को कोर्ट में चुनौती देंगे। वर्तमान में पुनीत जी अभी स्थिति यह है पाठक जी कि जिस तरीके से मैं तो राहुल कोठारी जी को विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूं कि आप हमें सुझाव दे दीजिए, मैं कुणाल चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, आप हमें सुझाव दे दीजिए। राहुल जी इस आयोग से ना गाड़ी लिए, ना चाय पिए, ना जेब से कुछ दिया, हम अपनी गाड़ी से, अपने खर्चे से, अपनी चीजों से इस सर्वे करा रहे हैं, गली गली एनजीओ के माध्यम से बात कर रहे हैं, छोटे व्यापारी से बात कर रहे हैं। अगर ये अन्याय है, अगर ये जमावड़ा है, तो ऐसा जमावड़ा हम करेंगे। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने कहा कि राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं है, अभी तो इस सर्वे की शुरुआत है, हम ये नहीं कह रहे, हम तो सुझाव आपसे भी मांगते हैं, हमने तो एनजीओ वालों से भी सुझाव मांगे, हमने छोटे व्यापारी से भी सुझाव मांगे, और पूरी हम आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार, पूरी सरकार को विस्तृत तौर पर रिपोर्ट सबमिट करेंगे जिलेवार। पर्सनल आरोपों पर हम नहीं जाते, थोड़ा पॉइंट के ऊपर आते हैं, थोड़ा पॉइंट के ऊपर आते हैं। कुणाल चौधरी साहब, अगर विपक्ष के नाते आज आपने इस समस्या को उठाया है, अगर इन आंकड़ों के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं जो अभी खुद आयोग कहता कि इमेच्योर हैं, अभी ये और मैच्योर होंगे, अभी आगे और बढ़ेंगे, अभी उन्होंने काम शुरू किया है, आप लोग भी कंस्ट्रक्टिव सुझाव दें। क्या सिवाय एक मांग के कि आप कैश फ्लो बढ़ाएं, आप कैश उनकी जेब में डालें, क्या कोई और सुझाव है विपक्ष का? तो दें, सारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं एक ही मंच पर। देखिए, पहली बात तो जो युवा स्वाभिमान हमने योजना चालू करी थी, जिसके माध्यम से नौजवानों को शहरों में रोजगार, एक ग्रामीण के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा को चालू करा था, जिसमें हमने मांग करी है कि इसमें 200 दिन का रोजगार दिया जाए। आप अभी 100 दिन के रोजगार के ऊपर काम करते हैं, 200 दिन का रोजगार मजदूरों को दिया जाए। हमने लगातार बात करी थी कि जो मजदूरों की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो पलायन का, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों का प्रदेश है और बहुतायत में यहां से लोग बाहर माइग्रेंट हुए हैं, पर हम उस मनरेगा के 200 दिन के कार्यक्रम को बनाने में इतने लेट हो गए। हम शराब की नीति के प्रति, शराब के प्रति रोज सोचते हैं, पर उस मनरेगा के प्रति हमें बढ़ाने में क्या पता क्या समस्या है। जब 40,000 करोड़ केंद्र सरकार कह रही है कि हमने मनरेगा में डाल दिया, तो मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा बड़ा होगा। तो मनरेगा के अंदर हमने 200 दिन का रोजगार क्यों नहीं किया? हमने लगातार इसके ऊपर सरकार को भी सुझाव दिए, सरकार से भी बात करी कि सबसे पहले मध्य प्रदेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा है और मध्य प्रदेश गांव के अंदर बसता है, इनके ऊपर आप करें। दूसरी चीज हमने आग्रह करा था कि जो किसानों को एक न्याय योजना देना चाहिए, क्योंकि किसानों को आप न्याय योजना देंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, और इसको टेम्परेरी, परमानेंट आप इस योजना को चालू नहीं करें, पर कम से कम 3 महीने 6 महीने के लिए इसे टेम्परेरी चालू करें, क्योंकि आपका औद्योगिक इकाई भी तभी चालू होगी जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई का खेल बढ़ेगा। और जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक आप कितनी सप्लाई कर दो, उस सप्लाई से कुछ नहीं हो सकता। इन चीजों को अप्लाई करने की जरूरत है। लगातार कांग्रेस पार्टी हमेशा पहले, चाहे राहुल जी ने कोरोना के शुरू से पहले, संकट से पहले उसके बारे में आगाह किया था, फिर आर्थिक सुनामी के बारे में आगाह किया था, पर लगातार सत्ता पक्ष जो सत्ता के नशे में मदहोश, राहुल कोठारी साहब, मेरे सिर्फ 2 बहुत ही सिंपल और सीधे सवाल हैं। 5 लाख मजदूर हैं किसी जिले में, 5400 को काम मिला है, ये सांसद महोदय का ऑन रिकॉर्ड बयान है एक जगह का, जहां से मजदूर वापस लौट रहे हैं। मजदूर कह रहे हैं कि हम आए थे कि यहां रुकेंगे, हमको कहा गया था कि फसलों के बाद के काम हमको मिलेंगे, मनरेगा में काम मिलेंगे, पर्याप्त मजदूरी नहीं है, पड़ोस में मजदूरी ज्यादा है, इसलिए हमको वहां जाना पड़ रहा है। ये भी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड चीजें कही हैं। इस गैप को फिल करने के लिए आपने कहा कि वक्त लगेगा, लेकिन इस वक्त के साथ में क्या ये जो कैश जेब में डालने की बात है, जो कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर कह रही है, मुखिया से लेकर नीचे लेवल के कार्यकर्ता तक, क्या बीजेपी या सरकार इससे सहमत नहीं है? तो फिर क्या प्लान है आपके पास? देखिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति अगर स्टडी करके डिबेट में बैठेगा तो उसको ये सब प्रश्न खड़े करने का अधिकार ही नहीं रहेगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने देश की जीडीपी का 10% एक पैकेज के रूप में दिया है, लगातार कॉर्पोरेट कंपनियों से लेकर, बड़ी कंपनियों से लेकर रेहड़ी वालों तक की चिंता की जा रही है। आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से रोज केंद्र सरकार लगातार रिलैक्सेशन दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, और उसके बाद इस तरह के प्रश्न खड़े करना, झूठे आरोप लगाना, ये कर सकते हैं। सुनिए, आपके आरोप मैंने सुने, आप जवाब सुनिए। आप केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज को स्टडी करना पड़ेगा। जिन कंपनियों का लोन था, कर्ज है राहुल जी, लेकिन आपको ये लोगों को राहत नहीं है।
युवा किसानों के लिए काम है, सबके लिए काम है। केवल आपको झूठ का पुलिंदा बनाना है। आपने अच्छा हम हुआ कि गरीब आपने- मजदूर की बात कर रहे हैं, आप कंपनियों की बात करो, तकलीफ तो आपने यही है। अपनी बातों से आपके जख्म हरे नहीं, करे। तकलीफ आपको यही है कि जवाब देना आपको चाहिए। श्रमवीरों के खून आप लोगों ने मौत देनी दिख विवेकानंद रही है। युवा शक्ति मिशन, विवेकानंद युवा शक्ति अरे, मिशन चलिए आपने दोनों तरफ के शहरी पॉइंट आप दोनों तरफ के देखते पॉइंट ही कुणाल जी और राहुल जी नए नहीं हैं। जहां आप जिसे राहत पैकेज बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार इसे कर्ज का प्लान बता रही है। कर्ज नहीं, फौरन राहत की आवश्यकता के ऊपर वो जोर दे रहे हैं। तीसरी तरफ ये आंकड़े हैं जिनको आप कह रहे हैं कि इन आंकड़ों पर या संस्था पर विश्वास नहीं है। अगर नहीं भी है तो एक चीज जो सिंपल दिख रही है और जिन आंकड़ों ने अभी देश भर की और प्रदेश की सरकारों को परेशान किया था मजदूरों को लेकर के, अगर उनके बारे में जाने से पहले सुनिश्चित किया जाए कि ले जाने वाले सुनिश्चित करेंगे उनके फ्यूचर को लेकर या आने वाले वक्त को लेकर, तो शायद पहला एक अच्छा कदम हो सकता है। क्योंकि फिर कभी आपदा के समय फिर वो आपके लोग होंगे, फिर आपका उनको लाना जिम्मेदारी होगी, फिर इसमें फजीतियां होती हैं सरकार की और दिक्कतें होती हैं सरकार की। बहुत शुक्रिया आप सबका। जनता देख समझ रही है, आंकड़ों को भी, संस्था को भी, सरकार को भी, विपक्ष को भी। धन्यवाद, नमस्कार।